दोस्तों नमस्कार, जौहर। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, मतलब फ़िलहाल क्या चल रहा है। जैसे इधर का ही एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, किशन साय जी वाला। तो किशन साय जी को कम से कम 10 साल तो हो गए होंगे, मतलब पाखंड का विरोध करते हुए और मतलब यथार्थवाद का प्रचार प्रसार करते हुए, यानी मानवतावाद का प्रचार प्रसार करते हुए, है ना। मतलब उनकी कोशिश रहती है कि दुनिया में ना कोई संस्थागत धर्म रहना चाहिए। संस्थागत धर्म का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाया जाता है, जो एक व्यापार की तरह चलाया जाता है ना, जिसका प्रॉपर संगठन बनाया जाता है और जिसमें हानि लाभ देखे जाते हैं, उसको बोला जाता है संस्थागत धर्म। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, ईसाई है, जैन है, पारसी है। तो ये सब क्या है, संस्थागत हैं। और दूसरे असंस्थागत धर्म की अपन बात करते हैं, गैर संस्थागत धर्म की, तो ये प्रकृति धर्म होता है ना। और किसी भी तरह की चीज़ों को यदि छोड़ दिया जाए तो जो निरा बसता है, बिल्कुल डायमंड जो खरा सोना बसता है, वो होता है आपका मानवतावाद, है ना। कि मानव मात्र की सेवा करो, उसमें ना कोई जाति का बंधन है, ना कोई धर्म का बंधन है, ना किसी और तरह का बंधन है। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला वो सब आपके सामने है। क्योंकि आज के दिन भारत देश ही नहीं, कितने ही देशों को मैं बता सकता हूँ जो एक्चुअली पाखंडवाद में पूरी तरह से फंस गए हैं, ठीक है। और उनसे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है दिनों दिन। FIR हुई तो 2-3 दिन लोगों ने काफ़ी पोस्टबाजी की, हुल्लड़ भी किया कि ये गलत है, ये गलत है। लेकिन हमारे जो समाज बंधु हैं उनकी मेमोरी कितनी है और उनके अंदर कितना दोगलापन है, कितने वो स्वार्थी हैं, कितने वो मौके परस्त हैं। इसका उदाहरण यही देख लीजिए कि जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक जगह पर राव बादा साहब की जो मूर्ति है ना, उसका अनावरण किया जा रहा है। मतलब उनका 1-2 वीडियो में मैंने भी जिक्र किया था, पोस्ट पे डाली थी कि भाई ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो भी शासक हैं, है ना, हमारे जो भी भूमियाँ हैं, उनके इतिहास है उसको पुनर्जीवित करो, है ना। उनकी मूर्तियाँ भी लगाओ ताकि बच्चों के दिमाग में, युवा पीढ़ी के दिमाग में ये बात तो आए कि मतलब ये मूर्ति किसकी है, ये क्यों लगाई गई है ना। ये पूर्वज थे, उनके कर्म क्या रहे थे, वो कोई बहुत बहादुर थे, है ना, या मतलब जो भी कुछ तो उनकी विशेषता रही होगी। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि ये जिन दिन जब आ गया है इसका मूर्ति अनावरण का, तो वहाँ पर एक्चुअली आदिवासी संस्कृति की मतलब खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आदिवासी इतिहास की वो मतलब खुलेआम मनवाद के रंग में पोता जा रहा है ना, मनवाद की चाशनी में लपेटा जा रहा है। और जो भी ब्राह्मणवाद है, जो भी पाखंडवाद है, जो भी मनवाद है, उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है जम के। और अखबार में छपवा के वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ बुलाई जा रही है। तो कई भाई लोग बोल सकते हैं कि आपको इन बातों से क्या मतलब है ना, कि कोई मतलब कुछ भी करे, तो उससे मतलब है, उससे मतलब है। क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअली एक आग की तरह होती हैं, जो भी ये यज्ञ हवन है और ये जो भी फालतू की चीज़ें होती है ना, खासकर आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी संस्कृति के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये सब इतनी फालतू की चीज़ होती है एक्चुअली। आपकी मतलब पहले वाली पीढ़ियों का भी, वर्तमान पीढ़ियों का भी जितना भी शोषण हुआ है वो ब्राह्मणवाद की आड़ में ही हुआ है। आपसे कभी धर्म करवाए जाते हैं, कभी यज्ञ करवाए जाते हैं। आजकल तो कुआं पूजन टाइप की चीज़ें हैं होती है ना, उनमें भी मतलब 10-5 ब्राह्मण आराम से आ जाते हैं। तो आप एक तरफ अपनी जाति पर गुमान करते हो, अपने वंश पर गुमान करते हो, अपने कबीले पर गुमान करते हो, और वक्त वक्त पे आप वही ब्राह्मणों के पैर पूजने लगते हो। तो जो आदमी यदि इंसान इंसान में ही फर्क करेगा, किसी को छोटा किसी को बड़ा समझेगा, तो वो इंसान कैसे हुआ। अब वही बात आ गई है ना कि किशन साय जी तो क्या बोलते हैं कि किसी को छोटा भी मत समझो, किसी को बड़ा भी मत समझो। मेरे ऑफिस में एंटर भी करो तो आपको जूते चप्पल उतारने की भी जरूरत नहीं है, कोई पैर छूने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग वहाँ पे तो बड़े बड़े ड्रामा करते हो जब उनसे मिलने के लिए जाते हो, उनके किसी सम्मेलन में जाते हो, और यहाँ पर अपना जो रियल चरित्र है, रियल कैरेक्टर है, उसी को सामने लेके आते हो। एक्चुअली जो राव बादा साहब की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, वहाँ से निमंत्रण मेरे को भी आया था, और बल्कि निमंत्रण को आए तो मेरे को लगता है 25 दिन हो गए होंगे। मैंने भी जाना चाह रहा था, इसीलिए मैं अभी गाँव में ही हूँ। मैं अभी गया भी नहीं हैदराबाद या चेन्नई या कहीं बाहर जाना था। तो लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसी जगह पे मेरा जाना बिल्कुल भी मेरी शान के खिलाफ है, मेरे सिद्धांतों के बिल्कुल ही खिलाफ है, जहाँ पे दोगलापन हो। हम लोगों की तो बल्कि ये कोशिश है कि आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी जो ओरिजिनल जो मूल संस्कृति है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे सारे रीति रिवाजों का पालन किया जाता था 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले,
है ना, उन्हीं पर रिसर्च करके उन्हीं चीज़ों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। अब चाहे अभी जो शादियां हो रही हैं, जो जो मकानों का जो भी एक्चुअली रहने का क्या बोलते हैं, जो भी अवसर, मौका, मुहूर्त है ना, या है ना, जो भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ें बहुत ही हर्ट करती हैं। कल भी मैं दौसा गया था, और लेकिन मैं दौसा से ही शाम को वापस आ गया था। जैसे ही मैंने देखा कि सारा कुछ है, एक्चुअली राव बांदा साहब का तो बहाना है, वरना सारा कुछ है वोटों की राजनीति है। अच्छे खासे राजनेता आएंगे, अच्छी खासी भीड़ को पटाएंगे, अच्छे अच्छे लेक्चर देंगे, है ना, और अपने आने वाले इलेक्शन में जीत सुनिश्चित करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो लोग जीते हुए हैं वो भी जीत सुनिश्चित करेंगे, जो हारे हुए हैं वो भी जीत सुनिश्चित करेंगे। चलो, अब मेरी एक बात का ही जवाब दे दो कि यहाँ पे जितने भी लोग आने वाले हैं, आज जो भी लंबे लंबे लेक्चर देने वाले हैं, उनसे पूछ कर देखिए कि रोहिड़ा नरसंहार क्या था, रोहिड़ा हत्याकांड क्या था। मैं रोहिड़ा हत्याकांड क्या था एक्चुअली 6 मई 1922 को यहाँ पे जो सिरोही ज़िला है, सिरोही जिलों का ही जो लीलूड़ी बड़ली गांव है, यहाँ पर क्या हुआ था कि पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में जो अपने लोग थे, ये अपनी फसल का, जो किसान थे, ये अपनी फसल का चौथाई हिस्सा टैक्स में देते थे। लेकिन उसमें क्या किया कि अंग्रेज़ों ने सडनली उसको बढ़ा के उसको कितना कर दिया, आधा। अब आधा वो टैक्स में दे देते हैं, तो उनके पास बचता क्या है बेचारों के पास में। तो उसका ये मोतीलाल जी जो तेजावत थे, ये लीडर थे, इनके अंडर में, है ना, धरना प्रदर्शन हो रहा था, इसका विरोध किया जा रहा था आदिवासियों द्वारा। एंड इन बिटवीन ही मतलब अंग्रेज़ लोग आते हैं और अंग्रेज़ों का तो नाम हो जाता है। बाकी उनकी टीम में ज़्यादातर यहीं के जो आज के जो कथित राष्ट्रवादी हैं, यही लोग या इन्हीं के पूर्वज हुआ करते थे। ये आए और इन्होंने वहाँ के जो गांव थे उनको जला दिया। उनमें एक घास, छप्पर, फूस कुछ भी नहीं छोड़ा। इवन जो जिंदे जानवर थे, भैंस, बकरी, इवन उनको भी जला दिया था। और कम से कम ऐसा बताया जाता है कि मतलब कुछ 7,000 मतलब क्विंटल से भी ज़्यादा वहाँ पे अनाज जो भी था, है ना, जो भी कुछ टैक्स देने के लिए रखा हुआ था, कुछ खाने के लिए रखा हुआ था, इवन उसमें से भी एक दाना भी नहीं बचा था। और वही दिन आज का है। लेकिन आप लोग अपने इतिहास को याद करने के बजाय, और आपके साथ कब कब कहाँ पे धोखे हुए हैं उनको जानने के बजाय, और उनसे लेसन लेने की बजाय, आप मनुवाद में दिनों दिन रंगते जा रहे हो। जबकि आपके साथ में जो भी नाइंसाफ़ी हुई है, इन्हीं पाखंडों के परिणाम स्वरूप हुई है। एक्चुअली एक तरफ ये पाखंडियाँ आपको लपेटते गए और दूसरी तरफ आपकी जड़ों को काटते गए। लेकिन आज इस सच्चाई पर बात करने की हिम्मत किसी की नहीं है। और मैं जब भी गांधी जी की, अम्बेडकर की, या सुभाष चंद्र बोस की, या भगत सिंह की, या किसी की भी बात करता हूँ तो तथ्यों पर आधारित होता है। चलो, मेरे को आज तक ये बताइए कि मैं जिस आदिवासी नरसंहार की बात कर रहा हूँ, जो 6 मई 1922 को हुआ था, है ना, जिसको रोहिड़ा नरसंहार बोला जाता है ना, रोहिड़ा नरसंहार पे आप आज तक मेरे को बता दीजिए कि अंबेडकर साहब का कोई एक स्टेटमेंट मेरे को इतिहास में बता दीजिए। महात्मा गांधी का एक सिंगल स्टेटमेंट मेरे को बता दीजिए, जबकि उसमें 1800 से ज़्यादा, मतलब इतिहास में लिखा हुआ है 1800 तो, और जब आदिवासी इतिहास में 1800 शब्द होता है तो इसका मतलब है कि कम से कम 18,000 लोग मरे होंगे। तो जिनको आप दिन रात पूजते रहते हो, मैं ये नहीं कहता कि मत पूजो, मतलब उनको भी अपनी खासियत रही है, वो भी देश के लिए लड़े हैं, है ना, उनका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। लेकिन मेरे को ये बताओ कि आपके मतलब आदिवासियों के साथ इनमें से कौन खड़े रहा। 1 जनवरी 1948 की बात कर रहा हूँ, जब खरसावां नरसंहार हुआ था, तब तो देश आज़ादी हुआ था। लेकिन उस पर मेरे को, आप जिन जिन लोगों को भगवान समझ के आप लोग पूछते हो कि इन्होंने संविधान लिखा था, इन्होंने ये लिखा था, उन्होंने ये लिखा था, तो आप तो बता दीजिए कि उसमें गांधी का स्टेटमेंट क्या आया था। गांधी ने 1% भी उसका विरोध किया था क्या? या अंबेडकर साहब का 1% विरोध बता दो कि अंबेडकर साहब ने 1% भी विरोध किया था क्या खरसावां नरसंहार का? जबकि उसमें तो कम से कम 15,000 लोग मरे थे। मतलब जो कुओं के कुएं थे ना, उनको जिंदा और मुर्दा लोगों से भर दिया था और ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। जंगलों में ट्रकों के ट्रक भर के गए थे लाशों के, और वहाँ पे डाल के आ गए थे, मतलब इस कांड को छुपाने के लिए। बस इसके विरोध स्वरूप जो ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब उनका रोल ज़रूर पॉजिटिव रहा था, उन्होंने ज़रूर इसका विरोध किया था। अदरवाइज़ तो ये जितने भी आप लोग पूछते हो, जिनको भगवान मानते हो ना, इनका एक स्टेटमेंट कभी नहीं आया। इवन इनके किसी भी जो संकलन है, इनका कंपाइलेशन, इनके डॉक्यूमेंट्स, इनकी किताब है, इसमें इन घटनाओं का जिक्र तक करना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। चाहे आप मानगढ़ नरसंहार की बात कर लें, चाहे आप रोहिड़ा नरसंहार की बात कर लें, चाहे आप खरसावां नरसंहार की बात कर लें। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हमारी जो आदिवासी संस्कृति है, जो इतिहास है,
है ना, उसका सर्वनाश करने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है सरकारी नौकर और नेताओं का ही होता है। एक्चुअली किसी भी तरह से यदि ये दो लोग समाज से कट जाते हैं, सरकारी नौकर और नेता, तो आपका जो समाज बचेगा वो शुद्ध आदिवासी समाज होगा। आपके हक अधिकारों को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जिन्हें आप एमपी बना के भेजते हो, जिन्हें आप एमएलए बना के भेजते हो, जिन्हें आप पार्षद बना के भेजते हो, जिन्हें आप जिनके आईएएस और आईपीएस बनने पर आप लोग फूल मालाएं पहनाते हो, जिनको आप है ना ये साफा बंधाते हो, जिनकी आप चमचागिरी करते हो, जी हजूरी करते हो, तो यही आपकी आदिवासी संस्कृति है, उस पर असली ग्रहण होते हैं। चाहो तो आज जहाँ पर राव बहादुर साहब की जो मूर्ति लग रही है वहाँ की भीड़ में आप जाके ये चीज़ कन्फर्म कर सकते हो कि वहाँ पे किस तरह के लोगों को स्टेज पे स्थान दिया जाएगा। चलो उनमें से मैं तो कहता हूँ कि उनमें से जो बड़े से बड़ा दिग्गज है उससे आप जस्ट ये पूछ के बता दो कि खरसावन नरसंहार कौन सी तारीख को हुआ था, उसमें जब वो नरसंहार हुआ था तो वो किसने कराया था, उसमें आदिवासियों के पक्ष में कौन खड़ा हुआ था और विपक्ष में कौन खड़ा हुआ था। उसका नहीं तो आप तो मानगढ़ का बता दीजिए, उसका भी नहीं तो आप तो यहाँ का रोहिड़ा नरसंहार का बता दीजिए कि आपके साथ में कौन खड़ा रहा था या कौन नहीं खड़ा रहा था। तो आप लोग इतिहास से लेसन ही नहीं लोगे तो वही किशन साय जी आईपीएस है ना, उनकी तरह मतलब आपकी समाज के जो भी जागरूक लोग हैं, जो जागरूक करने में लगे रहते हैं, वो इसी तरह से शिकार होते रहेंगे और आप लोग में तमाशबीन बन के रहने वाले हो। आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाने वाला। मतलब इसी तरह से रंडियाँ छोड़ी जाएंगी, इसी तरह से एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, इसी तरह से जो आप लोगों के मतलब क्या बोलूँ, आप लोग समझ गए होंगे, जो भी विसिल ब्लोअर्स हैं, जो भी लोगों को जगाने वाले हैं, उनके खिलाफ इसी तरह से एफआईआर होती रहेंगी। लेकिन आप लोग लेसन खा लेते हो, आप लोग तो भेड़ चाल चलते हो। भाई ये आदमी चल दिया, मैं भी जा रहा हूँ। हम लोग बार बार समझाते हैं कि ये यज्ञ अनुष्ठान इन सब में, ये तो एक तरह से हमारे जो आदिवासी शासक है उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि हमारा शासन तो यहाँ पे 5, 7, 10 हज़ार 20 हज़ार जब से भी यहाँ पे आदिवासी रहने लगे तब से हैं, और ये लोग तो 4-6 दिन पहले आए। और बल्कि हमारे आदिवासियों की मूर्ति लगने के लिए भी इनके अनुष्ठान चाहिए, इनके कर्मकांड चाहिए। मतलब कोई ब्राह्मण नहीं आएगा तो आपके राजा महाराजाओं की मूर्ति का अनावरण ही नहीं होगा। शर्मनाक है। आप लोग थोड़ा सोच के तो देखो। तो कई लोगों को लगता है कि मैं जातिवादी हूँ या किसी जाति के खिलाफ बोलता हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सत्य के साथ में रहता हूँ, चाहे सवाल मेरे समाज का हो या किसी दूसरे समाज का हो, तथ्यों पर बात करता हूँ। और जो ये प्रोग्राम करवाने वाले हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई पराए लोग हों। मतलब मेरी अच्छी खासी यारी दोस्ती है, उस गाँव में बहुत बार आता जाता भी हूँ, है ना। लेकिन जब सवाल हमारी संस्कृति का हो, इतिहास का हो, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हो, है ना, हमारे हितैषियों का हो, तो वहाँ पर ये सब नहीं देखा जाता। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार। और एक और निवेदन करूँगा कि यदि हो सके तो आप लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा जो रोहिड़ा नरसंहार है उसके बारे में लिखें, जानें, और जो भी शहीद थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। नमस्कार, जोहार।